दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों मैं आज कुछ मनोविज्ञान के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर किसी भी राज्य का टेट हो, सी टेट हो, या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो टीचर से संबंधित हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेट में दोस्तों इसमें जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान से संबंधित। तो देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन को। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौड़ नियम है, गौड़ नियम कौन कौन से हैं आपको बताना है। यानी कि गौड़ नियम, इसमें मुख्य नियम दिया हुआ है, उसमें से गौड़ नियम छांटना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौड़ नियम है। तो पहला नंबर को ऑप्शन दिया है प्रयत्न व भूल का नियम, बहुप्रक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो दोस्तों हमको पता है कि थॉर्नडाइक ने जो है 3 मुख्य नियम दिया था। तीन मुख्य नियम दिया था और 5 जो है गौड़ नियम दिया था। तो 3 मुख्य नियम हुआ जो है यह तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यह जो है 3 मुख्य नियम है। इसके अलावा 5 गौड़ नियम दिया था। बहुप्रक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों प्रयत्न एवं भूल का नियम यह मुख्य नियम में हो जाएगा। प्रयत्न एवं भूल का नियम यह नहीं होगा। अभ्यास का नियम मुख्य नियम में हो जाएगा। प्रभाव का नियम भी मुख्य नियम में हो जाएगा। तो हमारा बहुप्रक्रिया का नियम जो है हमारा गौड़ नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो गौड़ नियम कौन सा है? तो यानी कि यह तीनों प्रयत्न और भूल का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यह सब मुख्य नियम है। गौड़ नियम कौन सा है? बहुप्रक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है। निम्नलिखित में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह कौन सा है? तो समान अंशों का सिद्धांत, यह अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत है, समान अंशों का सिद्धांत। और तो यह जो है नहीं होगा। समान अंशों का सिद्धांत नहीं होगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत भी है, द्विपक्षीय सिद्धांत का भी है। तो हमारा कौन सा सिद्धांत नहीं होगा? यह जो है असमान अंशों का सिद्धांत। असमान अंशों का सिद्धांत में निम्नलिखित में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है, तो कौन सा नहीं है? ये असमान अंशों का सिद्धांत जो है यह नहीं है। बाकी सब यह जो है अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत है। समान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और द्विपक्षीय सिद्धांत, यह जो है अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आपको अधिगम के बारे में, अधिगम की के चैप्टर को पढ़ना होगा, उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है। वंचित वर्ग यानी कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनको वंचित, हर सुविधाओं से वंचित किया जाता है, कुछ न कुछ सुविधा से कभी न कभी वंचित रहते हैं। तो वो कौन से वर्ग के लोग हैं? अमीर वर्ग, महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर विकलांग वर्ग। तो दोस्तों अमीर वर्ग तो हर अपनी सुविधाओं को, क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? महिला वर्ग को आज भी उपेक्षा की जाती है, तो यह जो है होगा वंचित वर्ग में, यह शामिल होगी महिला। पिछड़ा वर्ग भी शामिल होगा, विकलांग वर्ग भी शामिल होगा। आज भी यह लोग जो है कोई न कोई चीज़ से वंचित रहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई भी सुविधा हो, सरकारी सुविधा हो, इससे वंचित रहते हैं। अमीर वर्ग जो है यह इसका ऑप्शन सही होगा, बाकी सब यह जो है नहीं होगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है, वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है, आपको ऑप्शन क्वेश्चन देखना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। तो नहीं बोला है तो वह जो है अमीर वर्ग। अमीर वर्ग अपनी सारी सुविधाओं को
पा लेता है, उसके पास उतने पैसे होते हैं, उसके पास उतनी सुविधाएं होती है कि वह जो है हर चीज़ से वो अपने आप को परिपूर्ण करता है। तो अमीर वर्ग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन है। कथन को आपको पढ़ना होगा, एग्जाम की दृष्टि से आपको सारे मनोवैज्ञानिकों का कथन आपको पढ़ना होगा। तो यह जो है मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हमारा यह भाटिया जी का है। आपको पढ़ना होगा। भाटिया जी ने यह बताया था कि मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह भाटिया का कथन है। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी सब यह तीनों गलत होगा। इसके लिए आपको कथन जो आपको पढ़ना होगा विस्तार से किताबों से। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है, तो कौन सी विधि जो है जो काम में नहीं आती है? तो सामूहिक शिक्षण पद्धति, डाल्टन पद्धति, कॉन्टैक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट योजना। चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको पद्धतियों को पढ़ना होगा, पद्धतियों को विस्तार से बुक द्वारा पढ़ना होगा या फिर नेट द्वारा पढ़ना होगा। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड है। देखिए, सामूहिक पद्धति हमारा जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती। व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि काम में नहीं आती है? तो यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक शिक्षण पद्धति जो है व्यक्तिगत शिक्षण में काम में नहीं आती है। बाकी सब जो है यह काम में आती है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा सामूहिक शिक्षण पद्धति। व्यक्तिगत शिक्षण आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत शिक्षण में, तो व्यक्तिगत शिक्षण में सामूहिक शिक्षण पद्धति काम में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है, तो शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है, तो शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायता मिलेगी और इसके अलावा शिक्षण विधि के चयन में भी सहायता मिलती है। यह भी होगा छात्रों के वर्गीकरण में भी और शिक्षण विधि के चयन में भी। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है, तो उपरोक्त सभी यानी कि शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में भी, तो यानी कि उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। मानसिक विभेद के अंतर्गत क्या नहीं आता है आपको बताना है। रुचि संबंधित भेद, योग्यता संबंधित भेद या स्वभाव संबंधित भेद या शारीरिक संरचना संबंधित भेद। याद रखना है मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। मानसिक विभेद के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो शारीरिक संरचना संबंधित भेद हमारा यह नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बाकी मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है तो यह होगा, और आता है में अगर पूछेगा तो यह जो है तीनों होगा। रुचि संबंधित भेद, योग्यता संबंधित भेद और स्वभाव संबंधित भेद। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि रुचि, बच्चों को क्या चीज़ में रुचि होती है, यह जो है सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो यह भी नहीं होगा। योग्यता संबंधित भेद, सबकी योग्यता भी अलग अलग होती है और स्वभाव भी, सबका स्वभाव अलग होता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक संरचना संबंधित भेद। आपको देखना है अंतर्गत नहीं आता है, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि मानसिक अलगाव बोला जाए या फिर विभेद बोला जाए या फिर इसको विभेद यानी कि अंतर के अंतर्गत नहीं आता, तो शारीरिक संरचना संबंधित भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन है, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? व्यक्तित्व,
समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता, भग्नाशा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, मनोशारीरिक असमानताओं को। देखिए दोस्तों, हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन चारों में से एक ही ऑप्शन हमारा सही रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो जिससे लगता है सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमको बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। बेस्ट यानी 100% एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा है। तो मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, यह ऑप्शन सही होगा। यह नहीं, व्यक्तित्व तो नहीं होगा, समायोजन भी नहीं होगा, भग्नाशा भी नहीं होगा, व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही आंसर होगा। मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उसका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है। संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास अध्ययन, समाज मिति या फिर निर्धारण मान। तो दोस्तों हमको पता है कि किसी भी कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसका जब तक अंक के रूप में निर्धारण न किया जाए, जैसे मानसिक आयु निकालते हैं तो उसको अंक के रूप में निकालते हैं कि वह मंदबुद्धि है, सामान्य बालक है, पिछड़ा बालक है, यह जो है अंक के रूप में निकालते हैं, तब उसका इवैल्यूएशन कराते हैं। तो उसी प्रकार से जिस तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उसका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, संख्यात्मक रूप में जो व्यक्त किया जाता है उसको निर्धारण मान कहा जाता है। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, निर्धारण मान। बाकी सब यह गलत होगा। आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास विधि, यह जो है समाज मिति, यह जो है व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में लेकिन उसका इवैल्यूएशन जो किया जाता है, उनका मूल्यांकन जो किया निर्धारण मान द्वारा किया जाता है। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित पक्ष विकसित होते हैं। संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित या निम्नांकित पक्ष विकसित होते हैं। कौन से पक्ष विकसित होते हैं? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या फिर ये सभी। संगठित व्यक्तित्व में याद रखना, संगठित व्यक्तित्व बोला है तो मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि एक इंसान में, एक जो भी बच्चा है या फिर कोई इंसान है तो उसके अंदर कौन कौन से पक्ष विकसित होने चाहिए या होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। यानी कि जो इंसान पढ़ने भी इंसान जाता है तो उसकी मानसिक योग्यता में विकास होता है, संवेगात्मक में विकास होता है, सामाजिकता में विकास होता है। यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ये सभी तीनों ऑप्शन सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। संगठित व्यक्तित्व में ये सभी यानी मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक तीनों जो है पक्ष विकसित होते हैं इंसान के अंदर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो होते हैं मैं बताया हूँ, यह जो है किसी भी टीचर संबंधी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।